मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक गांव में एक 24 साल की लड़की रहती थी जिसका नाम था विभा केवट। उसकी उम्र 24 साल की थी। सामान्य कद काठी की विभा देखने में बहुत ही सुंदर तथा पढ़ने लिखने में होशियार थी। उसके घर की माली हालत कुछ अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने एक प्राइवेट डेंटल चिकित्सालय में बतौर अटेंडेंट की नौकरी कर ली थी। वह जिस डॉक्टर के पास नौकरी करती थी उसका नाम आशुतोष त्रिपाठी था। धीरे धीरे उन दोनों में संपर्क बढ़ता है और वह लड़की आशुतोष त्रिपाठी के बेहद करीब आ जाती है। आशुतोष त्रिपाठी उसके साथ में अनैतिक संबंध बनाता है और उसके बाद उसकी हत्या कर देता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में हम जानेंगे विभा केवट और आशुतोष त्रिपाठी की कहानी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक बार आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप चैनल जुर्म की कहानियां को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहां पर इसी तरह की जुर्म की सच्ची कहानियां सुनने के लिए और देखने के लिए मिल जाएंगी। तो दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह बताना जरूरी है कि इस कहानी में दो किरदार हैं। सबसे पहला है विभा केवट, जो कि लड़की 24 साल उम्र की है, सामान्य कद काठी की है और वह डेंटिस्ट के यहाँ बतौर अटेंडेंट का कार्य करती है। घटना का मुख्य किरदार है वह है डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी, जो कि एक डेंटिस्ट रहता है और एक प्राइवेट चिकित्सालय खोल करके वह अपना प्रैक्टिस करता है। दोस्तों, विभा केवट जो रहती है उसके घर की कुछ माली हालत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। इसके वजह से उसको नौकरी करना पड़ता है। नौकरी के लिए वह तलाश करती है और उसको एक जानकार रिश्तेदार के माध्यम से उसे पता चलता है कि सतना के ही धाबरी में कलेक्ट्रेट रोड पर एक दंत चिकित्सालय है। वहाँ पर डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी अपना क्लिनिक चलाते हैं और उन्हें एक अटेंडेंट की आवश्यकता है। विभा का घर मल्लाह मोहल्ले में स्थित था, इसलिए उसने यह सोचा कि वह यहाँ पे यदि काम करेगी तो उसके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यह उसके घर से पास पड़ता था। तो हर रोज वह सवेरे 8 बजे क्लिनिक के लिए निकल जाती थी और पेशेंट देखने में डॉक्टर आशुतोष की वह मदद करती थी। उसके बाद दोपहर में लंच करने के लिए वह घर लौटती थी। लंच करने के बाद फिर वापस क्लिनिक में वो लौट जाती थी। रात के 8 बजे डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी क्लिनिक बंद करके कार से पहले विभा को उसके घर छोड़ता था, उसके बाद वह अपने घर चला जाता था। यह विभा के प्रतिदिन की दिनचर्या थी। नौकरी में अपना अधिकतम समय देने के बाद भी विभा इससे ही शांत रहने वाली नहीं थी। विभा का सपना था कि वह एक कोई अच्छी नौकरी करे, इसके लिए वह पढ़ाई भी करती। उस समय वह LLB की तैयारी कर रही थी और वह वकील बनना चाहती थी। उसकी तैयारी एक प्राइवेट कॉलेज से हो रही थी। चूंकि घर की हालत सही नहीं थी, इसके कारण वह अपनी पढ़ाई के खर्चों को पूरा करने के लिए में असमर्थ थी। इसलिए पिछले 2 सालों से वह इस क्लिनिक में नौकरी कर रही थी। वह अपने काम से खुश थी और जिंदगी सामान ढर्रे पर चल रही थी। उसकी पढ़ाई भी चल रही थी और उसके साथ साथ उसके थोड़ी बहुत अर्निंग भी हो रही थी, जिसके चलते उसका लाइफ कह सकते हैं कि समान तौर पे ठीक ठाक ही चल रही थी। वह रोज की तरह घर से ड्यूटी पर गई थी। दोपहर के समय वह घर आई और लंच करके वापस ड्यूटी पर लौट गई। उस रात 9 बजे तक वह घर नहीं लौटी तो उसके पिता राम नरेश केवट और मां रमरतिया की आंखों में परेशानी के बादल घुमने लगे, क्योंकि जवान बेटी जब समय से घर पे नहीं लौटती है तो स्वाभाविक होता है कि कोई भी माता पिता उसके लिए चिंतित हो जाते हैं। उसके माता पिता ने उसका फोन ट्राई किया, वह भी स्विच ऑफ आ रहा था। तो उनके मन में कई तरह के बुरे ख्याल आने लगे, कई तरह की चिंताएं घिर गई, जैसे कि हर माँ बाप को होता है। वे लोग फिर भी रात भर का इंतजार करते हैं, पर रात बीतने के बाद भी सुबह विभा घर नहीं लौटी। तो क्लिनिक खुलने के समय दोनों डॉक्टर से मिलने के लिए क्लिनिक में चले जाते हैं। डॉक्टर आशुतोष क्लिनिक में पेशेंट को देख रहा होता है। पूरी तरह से परेशान राम नरेश केवट
ने जब आशुतोष से बेटी के बारे में पूछा तो उसने विभा के घर नहीं पहुंचने पर हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि कल शाम विभा ने उससे पगार के 6,000 रुपए लिए और कुछ जरूरी काम से बाहर जाने की बात कहकर चली गई थी। लगता है उसने कहीं दूसरी जगह काम पकड़ लिया है। चिंता न करो, वह कुछ दिनों में घर वापस लौट जाएगी। इस तरह से वह उसके माँ बाप को समझा बुझा करके उनको वापस कर देता है। राम नरेश और रमरतिया वहां से घर लौट आते हैं और बार बार विभा के मोबाइल नंबर पे कॉल का प्रयास वो लोग करते रहते हैं, लेकिन बीती रात से उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। राम नरेश ने अपने सभी रिश्तेदारों से फोन कर पूछा, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। बाद में राम नरेश ने फिर डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी से विभा के बारे में पूछा, क्योंकि विभा वहीं पे सर्विस करती थी, इसलिए इनके माता पिता को यही लग रहा था कि हो न हो राम नरेश डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी कुछ न कुछ इसके बारे में जानते होंगे। जब उन्होंने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बताया कि विभा ने यहां से नौकरी छोड़ दी है और वह तुम लोगों से नाराज है और किसी दूसरी जगह पर कमरा लेकर रहने लगी है। उसने अपना फोन नंबर भी बदल लिया है। विभा ने कहां पर कमरा लिया है इसकी जानकारी उसे भी नहीं है। इस तरह से डॉक्टर आशुतोष ने अगले दिन भी उसको टाल दिया और सही जानकारी उसको नहीं दी। बेटी के अलग रहने की बात राम नरेश और रमरतिया के गले नहीं उतर रही थी, क्योंकि ऐसा कुछ भी घटना नहीं घटी थी जिससे कि उसकी बेटी उन दोनों को छोड़कर अलग रहने लगे। ठीक है, फिर भी उन्होंने बेटी की तलाश में शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उसका पता लगाने में वो लोग नाकामयाब रहे। किसी की समझ में यह नहीं आ रहा था कि उसे जमीन निकल गई या आसमान खा गया, कहां चली गई, यह कोई बात को समझ नहीं पा रहा था। दरअसल विभा के माता पिता को ऐसा लग रहा था कि जैसे डॉक्टर को विभा के बारे में जानकारी है और वह शायद बाद में वह विभा के बारे में बता देगा। अभी भी वो लोग इस इंतजार में थे कि हो सकता है कि यह डॉक्टर जानता है और वह बाद में बता देगा। विभा की तलाश करते करते 1.5 महीने का वक्त गुजर गया, फिर भी उसका पता नहीं चला। तो रमरतिया ने फरवरी 2021 को धावरी की सिटी कोतवाली में बेटी की गुमशुदगी दर्ज करा दी और पुलिस अधिकारियों से उसे तलाश करने की गुहार लगाई। सिटी कोतवाली इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी थी। उन्होंने 24 वर्षीय युवती विभा केवट के गायब होने के मामले को गंभीरता से लिया और वह इसके जांच के लिए एक टीम बनाई और इसके जांच में वह खुद भी जिलो जान से जुट गई। इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने विभा के माता पिता से उसके गायब होने के बारे में विस्तार से पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर की सुबह विभा डॉक्टर आशुतोष के क्लिनिक में ड्यूटी गई थी, जहां डॉक्टर के अनुसार उसने शाम तक ड्यूटी की थी और अपना पगार लेकर के वो यहां से घर के लिए चली गई थी। इसके बाद वह डॉक्टर से 6,000 रुपए लेने की बात कहकर दूसरी जगह चली गई थी। उसने अपना मोबाइल नंबर भी बदल लिया था। यह जानकारी मिलने के बाद इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी का कोतवाली बुलाकर उससे विभा केवट के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। थोड़ी पूछताछ के बाद डॉक्टर आशुतोष को घर जाने की इजाजत मिल गई, क्योंकि जो डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी था उसने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि उसने कह दिया कि वह यहाँ से चली गई थी। लेकिन डॉक्टर के बार बार बदले बयानों को लेकर इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी को उस पर संदेह हो गया था, क्योंकि जो इस क्राइम को देखते हैं, जो पुलिस विभाग होता है, उनको इस तरह के कई केस आते रहते हैं और उनका अनुभव हो जाता है इन चीजों में कि अगला वाला जो बता रहा है वो सही चीज बता रहा है या गलत चीज बता रहा है। तो इंस्पेक्टर ने डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी और विभा के मोबाइल नंबर की ऑल डिटेल निकलवा कर देखी तो पता चला कि विभा ने आखिरी बार 14 दिसंबर को डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी से 750 सेकंड की बातचीत की थी। इसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, जो फिर ऑन नहीं हुआ। इसका मतलब यह होता है कि विभा के गायब होने का राज डॉक्टर आशुतोष को मालूम था। इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी को दोबारा थाने बुलाकर मनोवैज्ञानिक तरीके से कुरेदना शुरू किया, तो वह ज्यादा देर तक इंस्पेक्टर के
क्रॉस क्वेश्चन में बच नहीं पाया। ठीक है, उसने विभा के बारे में जो कुछ बताया उसे सुन अर्चना द्विवेदी आश्चर्यचकित रह गई। उसने बताया कि दरअसल विभा का कत्ल हो चुका है और उसकी लाश एक गड्ढे में दबा दी गई थी। कत्ल की बात पता चलते ही इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने डॉक्टर आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया और इसकी सूचना सतना के एसपी सिटी विजय प्रताप सिंह को दी। 20 फरवरी 2021 शनिवार दिन था। एसपी सिटी विजय प्रताप सिंह, तहसीलदार अनुराधा सिंह, नायब तहसीलदार हिमांशु भलवी, यातायात थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह राजपूत और इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी आरोपी डॉक्टर आशुतोष के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर विभा की लाश एक गड्ढे में दबी हुई थी। डॉक्टर आशुतोष की निशानदेही पर नगर निगम के श्रमिकों की मदद से गड्ढे की खुदाई की गई तो कुछ देर खुदाई के बाद उसमें से एक कुत्ते की लाश निकली। कुत्ते की लाश को बाहर निकालने के बाद थोड़ी और खुदाई की गई तो वहां पर एक युवती की लाश दिखाई पड़ी। लाश को सबकी मदद से बाहर निकाला गया। लाश से बुरी तरह से बदबू आ रही थी। लाश के गले में एक दुपट्टा तथा कमर के नीचे लोअर मौजूद था। राम नरेश केवट और उसकी पत्नी रमरतिया को लाश दिखाई दी तो दोनों कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान ली कि यह हमारी बेटी विभा ही है और वो लोग चित्कार मारकर रोने लगे, क्योंकि दोस्तों बड़े ही लाड़ प्यार से माता पिता अपने बच्चों को पालते हैं और किसी युवा बेटी या बेटे का जब देहांत हो जाता है तो माता पिता पर क्या बीतती होगी यह वही समझ सकते हैं। शिनाख्त हो जाने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। डॉक्टर आशुतोष के बयान और पुलिस की तहकीकात के आधार पर विभा केवट हत्याकांड के पीछे एक सनसनीखेज कहानी उभर कर आती है, जो कि मैं आपको अब यहाँ पे बताने वाला हूँ। सतना के धावरी इलाके में चांदमारी रोड मंगल भवन के पीछे अंग्रेजी के शिक्षक नरेंद्र त्रिपाठी अपने परिवार के साथ रहते थे। वह राजकीय कन्या विद्यालय धावरी में सर्विस करते थे। उनके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा अभिषेक त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर स्थित एक रियल एस्टेट फर्म में बतौर फाइनेंस मैनेजर का कार्य करता है। दूसरा बेटा आशुतोष डेंटिस्ट है। 2 साल पहले आशुतोष को अपने क्लिनिक के लिए एक अटेंडेंट की जरूरत थी। मल्लाह मोहल्ले में रहने वाले राम नरेश केवट की दूसरी बेटी विभा को जब इस नौकरी के बारे में पता चला तो उसने डॉक्टर आशुतोष से मिलकर उसके यहाँ काम करने की इच्छा जाहिर की। डॉक्टर आशुतोष ने विभा को क्लिनिक से संबंधित जरूरी कामकाज के बारे में समझाते हुए जब सैलरी के बारे में उसे बताया तो उसने काम करने के लिए हामी भर दी। यह बात सन 2018 की थी। डॉक्टर आशुतोष ने विभा को क्लिनिक से संबंधित सभी बातों को समझाने के बाद यह भी समझा दिया कि वहां आने वाले पेशेंट से किस प्रकार व्यवहार करना है। फिर उसे अपना मोबाइल नंबर देते हुए कहा कि अगर उसकी अनुपस्थिति में उसे कोई भी मुश्किल आए तो मुझे कभी भी कॉल कर सकती है। उसी समय विभा और डॉक्टर आशुतोष ने अपने अपने मोबाइल एक दूसरे को दे दिए। दोनों ने नंबर सेव कर लिए। विभा एक बहुत ही होनहार और तेज तर्रार युवती थी। थोड़े ही दिनों में वह काम को अच्छी तरह से सीख गई। उसकी कुशलता देखकर डॉक्टर आशुतोष भी बहुत खुश हुआ। विभा यहाँ काम पाकर पूरी तरह से संतुष्ट थी, क्योंकि उसके प्रति डॉक्टर का व्यवहार ठीक था। वह वेतन भी टाइम टाइम से देता था और साथ ही जब उसको वेतन मिलती थी उससे उसकी घर की खर्चे और उसकी पढ़ाई सुचारू ढंग से चल रही थी। इसलिए विभा अपने काम से प्रसन्न भी थी। इस तरह धीरे धीरे समय का पहिया घूमता रहा। साल भर गुजर जाने के बाद डॉक्टर आशुतोष को विभा आपस में काफी घुल मिल गए थे। पेशेंट की मौजूदगी में वे दोनों एक दूसरे से सिर्फ काम की बातें ही किया करते थे। लेकिन जब वहां कोई नहीं होता तो हंसी मजाक से लेकर दुनिया जहान की बातें भी कर लिया करते थे। बातों बातों में वक्त आसानी से कट जाता था। इसी दौरान डॉक्टर आशुतोष ने मन ही मन विभा को पाने की योजना तैयार की और उस पर अमल करना आरंभ कर दिया। अपनी योजना के तहत शाम को जब क्लिनिक बंद करता तो घर जाने से पहले विभा को उसके घर छोड़ने जाने लगा। विभा डॉक्टर आशुतोष की इस बदले हुए व्यवहार के पीछे की चाल को नहीं भांप सकी।
उसने सोचा कि डॉक्टर आशुतोष खुश होकर उसकी मदद कर रहे हैं। कभी कभार वह विभा को घर छोड़ने से पहले किसी होटल या रेस्टोरेंट में ले जाता, जहां खाने के दौरान वह विभा का दिल जीतने की भी कोशिश करता था। विभा एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। जल्दी ही वह उसकी बातों में आ गई। डॉक्टर आशुतोष ने जब ताड़ लिया कि विभा उसकी इच्छा का विरोध नहीं करेगी, तो एक दिन उसने विभा को शादी करने का झांसा देकर उसके साथ में शारीरिक संबंध बना लिया। उस दिन के बाद विभा के प्रति डॉक्टर आशुतोष का व्यवहार एकदम बदल गया। विभा को खुश रखने के लिए वह उसे महंगे तोहफे आदि दिया करता था। क्योंकि आशुतोष की इनकम अच्छी थी, वह एक सुखी संपन्न परिवार से भी था। ताकि उसकी जिस्मानी जरूरतों को पूरा करने में विभा आनाकानी ना करे, इसलिए वह अब उसकी मदद करता रहता था। अलबत्ता एक दिन विभा ने अपनी बड़ी बहन को आशुतोष से अपने अफेयर की बात बता दी और यह भी कहा कि कुछ दिनों बाद डॉक्टर उससे शादी कर लेगा। इस पर उसकी बहन ने उसे समझाते हुए कहा कि अमीर लोग गरीब घर की लड़की से शादी करने की बात अपना मतलब निकालने के लिए करते हैं, कहीं तुम आगे चलकर ठगी न जाओ, इसलिए जितनी जल्दी हो सके शादी कर लो। उसकी बहन ने कहने का मतलब है कि उसको सही चीज बताया, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि लोग मतलब निकल जाने के बाद में एक दूसरे को नहीं पूछते हैं। बहन की बात सुनकर विभा ने उसे जवाब दिया कि उसका प्यार इतना कच्चा नहीं है कि डॉक्टर उसे शादी का बहाना कर आसानी से अपना मुंह फेर ले। उस वक्त कहने के लिए तो विभा ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपनी बड़ी बहन को जवाब दे दिया, लेकिन उसी दिन उसके मन में यह ठान लिया कि वह डॉक्टर से जल्द शादी करने के लिए कहेगी। इसके बाद जब भी आशुतोष विभा को शारीरिक संबंध बनाने के लिए राजी करने की कोशिश करता, तो वह उससे पहले शादी करने की बात कहती। इतना ही नहीं, जब भी दोनों क्लिनिक में अकेले होते, वह उससे शादी करने का दबाव डालना शुरू कर देती थी। आशुतोष एक बड़े परिवार से ताल्लुक रखता था। समाज में उसकी अपनी अच्छी खासी हैसियत थी। उसने तो केवल विभा के साथ मौज मस्ती करने के लिए उसे शादी की बात कही थी। वास्तव में उसने दिल से कभी भी विभा से शादी करने की बात नहीं सोची थी। इसलिए जब विभा ने उस पर शादी का अधिक दबाव बनाना शुरू किया, तो 14 दिसंबर 2020 को आशुतोष ने बात बढ़ जाने पर विभा की गला घोटकर हत्या कर दी। उस समय क्लिनिक में उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। विभा की हत्या करने के बाद आशुतोष ने उसकी लाश एक बोरी में डालकर क्लिनिक के अंदर ही एक कोने में रख दी। अगले दिन वह क्लिनिक में पेशेंट का इलाज करते हुए मन ही मन यह प्लान बनाते रहा कि इस लाश को ठिकाने कैसे लगाना है। दोपहर के बाद उसने कुछ मजदूरों को बुलाया और क्लिनिक के पीछे बारिश का गंदा पानी जमा करने की बात कही और बताया कि आप यहाँ पे 6 फुट का गहरा खड्डा बना दो। रात को उसने विभा की लाश गड्ढे में डालकर उसके ऊपर नमक डाला, फिर उस पर थोड़ी मिट्टी डाल दी। इसके बाद कहीं से उसने कुत्ते की लाश का इंतजाम किया। कुत्ते की लाश को उसी खड्डे में डालने के बाद उसने उसके ऊपर अच्छी तरह से मिट्टी डाल दी। कुत्ते की लाश गड्ढे में क्यों डाली गई, आप सोच सकते हैं। कुत्ते की लाश उसने खड्डे में इसलिए डाली ताकि विभा की लाश की बदबू जब इधर उधर फैलेगी तो लोग कहेंगे कि बदबू कहाँ से आ रही है, तो वह जवाब दे सके कि यहाँ पे कुत्ते की लाश दबा दी गई है, इसके चलते बदबू आ रही है। इस तरह की विभा की लाश गड्ढे में दबी होने की बात उजागर नहीं होगी, लेकिन पुलिस को विभा की अंतिम कॉल और उसके मोबाइल फोन की लोकेशन के आधार पर आशुतोष पर शक हो गया था। जब उससे थोड़ी सख्ती बरती गई तो उसने सारा सच उगल दिया। विभा की लाश का डीएनए टेस्ट कराने के लिए सैंपल भी सुरक्षित रख लिया गया ताकि तय हो सके कि लाश विभा की ही थी। विभा की लाश की बरामदगी के बाद इस मामले में हत्या और साजिश की धारा 302 और 201 जोड़ दी गई। पुलिस ने आशुतोष त्रिपाठी से पूछताछ करने के बाद उसे गिरफ्तार कर सतना की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। यह थी कहानी डॉक्टर आशुतोष की, ठीक है, और विभा केवट की। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सावधान रहें, सजग रहें। धन्यवाद।